हमसे हट के सिपाही हैं, हमें अपना फर्ज। मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। हो, हम झूठ की आवाज नहीं, हम बीमारी का इलाज नहीं। हमें कसरत के संग रोज रोज न्यूट्री चार्ज अपनाना। कोई 2 का हो या 100 का हो, सबको खुशहाल बनाना है। चाहे राहों में मुश्किल आए, हर हाल में लक्ष्य को पाना है। आवाज दो इस मंत्र को, हर दिल में जगा दे आज। आवाज दो इस मंत्र को, हर दिल में जगा दे आज। मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। ये भारत देश की शान बड़ी। ये भारत का भी बड़ा न्यूट्री चार्ज शाकाहारी मैदान में है अड़िग खड़ा। हमें दुनिया को बतलाना है, भारत वैज्ञानिकों का खजाना है। अब कह दो विदेशी ताकत से, ये न्यूट्री चार्ज का जमाना है। चाहे राहों में मुश्किल आए, हर हाल में लक्ष्य को पाना है। आवाज दो इस मंत्र को, हर दिल में जगा दे आज। आवाज दो इस मंत्र को, हर दिल में जगा दे आज। मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। Everybody! मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। JRCM मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस प्रोडक्ट के बारे में आपको जानकारी देने के लिए, न्यूट्री चार्ज SNF, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपकी अंदर की स्वास्थ्य की अंदर की स्थिति को बदल के रख सकता है। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको एक नया जीवन स्वास्थ्य की दृष्टि से, शरीर की दृष्टि से एक नया जीवन देने की ताकत रखता है। थोड़ा कुछ नया समझेंगे इस प्रोडक्ट के बारे में, कुछ अलग पॉइंट समझेंगे जैसा कि हम इन सेशंस में समझते आ रहे हैं। तो आपसे निवेदन है कि आप कॉपी और पेन को लेकर के बैठें और पॉइंट्स को कुछ नोट करते रहें। कुछ सवाल जो ऑलरेडी आने लगे हैं, एक आध सवाल मैंने पढ़ा था तो मैं उसका जवाब साथ साथ देना चाहूँगी। तो आइए हम शुरू करते हैं न्यूट्री चार्ज SNF को समझना। सबसे पहले न्यूट्री चार्ज SNF हम लोग बोलते हैं, यूजुअली मैंने सुना है न्यूट्री चार्ज स्लिम एंड फिट। मैं आपको बताना चाहती हूँ इसका नाम न्यूट्री चार्ज स्लिम एंड फिट नहीं है, न्यूट्री चार्ज SNF है और आप इसे न्यूट्री चार्ज SNF ही बुलाएं तो बेहतर होगा। SNF का मतलब ऑफ कोर्स स्लिम एंड फिट है, मगर हम न्यूट्री चार्ज स्लिम एंड फिट नाम से इसको का इस्तेमाल नहीं करते हैं। थोड़ा सा हम शरीर को समझने की कोशिश करेंगे और हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा साइंस की बात नहीं कर रहे। मोटे तौर पर आपको मैं बताना चाहती हूँ, शरीर मोटे तौर पर 4 चीज़ों से बना होता है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। फैट, पानी, हड्डियाँ और मसल्स। तो जब शरीर इन 4 चीज़ों से बना है तो फिर फैट ही क्यों सबसे ज़्यादा बढ़ता है हमारे शरीर में? तो समझते हैं कि फैट बढ़ने का कारण क्या है।
सबसे बड़ा और पहला कारण है अनहेल्दी खाना पीना। ये सब देख कर के आपके मुंह में पानी आ रहा होगा, और ये सब खाने में हम एक बार भी नहीं सोचते, एक बार भी नहीं पूछते कि इसका साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होगा। ये हमें बहुत टेस्टी लगता है खाने में। तो ये जो है अनहेल्दी खाना पीना जो हमारे पेट में जाता है, खान पान जो जा रहा है, उसकी वजह से वज़न बढ़ रहा है। दूसरा बड़ा कारण जो है वो है आरामदायक जीवन शैली। ये वज़न बढ़ने का दूसरा बड़ा कारण है। आरामदायक जीवन शैली का मतलब हुआ कि न सिर्फ आप प्रॉपरली एक्सरसाइज करने के अलावा भी आरामदायक जीवन शैली का मतलब हुआ शरीर को हम कम तकलीफ देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप बैठे हैं और आपके हाथ में अगर रिमोट ना हो और आपको बार बार टीवी तक जा कर के चैनल चेंज करना पड़ेगा, तो हम में से ज़्यादातर लोग जाना पसंद नहीं करेंगे। जो रिमोट हाथ में है उससे भी हमारी जीवन शैली और आरामदायक बन गई है। दूसरा एग्जाम्पल, अगर आपको प्यास लगी है और आप एक जगह पर बैठे हुए कुछ काम कर रहे हैं, तो आप ये कोशिश करेंगे कि घर में किसी को आवाज़ लगा दी जाए, किसी से मदद ले ली जाए, मगर हम खुद फिजिकली उठ करके काम करने में थोड़ा हिचकिचाते हैं या पसंद नहीं करते हैं। ये है आरामदायक जीवन शैली का मतलब। इसके साथ साथ ऑफ कोर्स व्यायाम न करना एक कारण। दो चीज़ों को यहाँ पे रखा है। एक रखा है आरामदायक जीवन शैली, मतलब आपका लाइफस्टाइल ही आराम करने का है, और दूसरा हमने रखा है कि आप व्यायाम जो नहीं करते हैं उनके शरीर में फैट का जमाव जो है वो बढ़ता है। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। आजकल सब बड़ी बड़ी लंबी लंबी बिल्डिंग्स में रहते हैं और हम सब केवल लिफ्ट का उपयोग करना पसंद करते हैं। सीढ़ी चढ़ना मतलब एक्सरसाइज, मतलब शरीर को तकलीफ देने में हमें बहुत तकलीफ होती है। तो ये एक बड़ा कारण है शरीर में फैट जमा होने का। स्ट्रेस भी एक बहुत बड़ा कारण है शरीर में फैट जमा होने का। स्ट्रेस अपने आप में ही मदद करता है फैट जमा होने के लिए। और दूसरा प्रॉब्लम ये है, स्ट्रेस में यूजुअली हम लोग ज़्यादा खाते हैं। उस स्ट्रेस को कम करने के लिए या उस स्ट्रेस को लड़ने के लिए सबके अपने अपने मैकेनिज़म्स होते हैं। कुछ लोग स्मोक करते हैं, कुछ ड्रिंक करते हैं, कुछ टीवी ज़्यादा देखते हैं, कुछ ज़्यादा सोते हैं, कुछ ज़्यादा रोते हैं। सबका अपना अपना मैकेनिज़्म होता है। लेकिन ये एक कॉमन मैकेनिज़्म है कि स्ट्रेस में आप यूजुअली ज़्यादा खाते हैं और ऐसा खाना खाते हैं जो फैट बढ़ाता है, जिसके अंदर फैट ज़्यादा है। क्रैश डाइट बहुत बड़ा कारण। अगर डाइट कर रहे हैं, कुछ खा ही नहीं रहे, तो क्रैश डाइट से कैसे वज़न बढ़ सकता है। क्रैश डाइट पर जब आप जाते हैं, क्रैश डाइट का मतलब जब आप कुछ नहीं खा रहे हैं या बहुत ही कम खा रहे हैं, जितने आपके शरीर को ज़रूरत है उससे आप 10 या 20% ही खा रहे हैं, और आप कुछ लंबे समय तक आपने क्रैश डाइट कर लिया है, महीने 2 महीने। उसके बाद क्या होता है कि आपका शरीर, आपके सेल्स जो है, जैसे ही आप सही नॉर्मल लाइफ लीड करना शुरू करते हैं, खाना खाना शुरू करते हैं, तो आपका शरीर जो है, आपके सेल्स जो हैं वो दुगना खाने की डिमांड करते हैं। आपका दिमाग दुगना खाने की डिमांड करता है, क्योंकि इतने वक्त तक आपने नहीं खाया है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे अगर आपने किसी पक्षी को या पंछी को पिंजरे में बंद कर दिया कुछ वक्त के लिए, और जैसे ही आप उसे खुला छोड़ेंगे तो वो हर जगह हर कुछ करना चाहेगा, सब जगह उड़ उड़ कर देखना चाहेगा, अपनी क्षमता से ज़्यादा उड़ना चाहेगा। तो उसी तरह से जब आप अपने शरीर को भोजन नहीं देते हैं और उसके बाद जब देना शुरू करते हैं, तो शरीर ज़्यादा भोजन मांगता है और ज़्यादा, और उससे तृप्ति भी नहीं होती है। अगर आप जितना भोजन यूजुअली करते हैं उतना ही आप डाइट के बाद करेंगे तो उससे तृप्ति भी नहीं होती, इसलिए हम ज़्यादा खाते हैं। असमय का खान पान भी शरीर में फैट बढ़ाता है। मतलब एक तो गलत खाना और ऊपर से गलत समय पर खाना। अभी लॉकडाउन का वक्त चल रहा है, बहुत जगह तो खुल गया है, लेकिन जब चल रहा था तब भी हमने, बहुत से लोगों ने घर में वक्त बेवक्त ही खाया है। सुबह 9 बजे से पहले हम उठते नहीं, हमारा नाश्ता 11 बजे होता है, लंच हमारा 4 बजे होता है। ये यूजुअल घरों में सिचुएशन है। और जब हम काम पर जाते हैं तो हम ये कहते हैं कि रात में लौटने में देर हो जाती है, इसलिए खाना जो है टाइम पर नहीं होता। कुछ लोगों की जॉब्स इस तरह की होती हैं, जैसे कॉल सेंटर्स हैं, जिनमें रात को पूरी रात जाग कर के काम करना पड़ता है, तो खाने का वक्त ठीक नहीं होता। तो वो भी एक वजह है आपकी बॉडी में फ़ैट इकट्ठा होने की, क्योंकि जिस तरह से
वक्त की घड़ी है, हम घड़ी के हिसाब से जीते हैं, सुबह दोपहर शाम, उसी तरह से हमारी बॉडी की भी एक घड़ी होती है। अगर आप उस घड़ी के हिसाब से नहीं चलेंगे तो वज़न बढ़ता है, फैट बढ़ता है। भोजन से जो सामाजिक जुड़ाव है हमारा, उसकी वजह से भी फैट बढ़ता है। जब हम दोस्तों के साथ बैठ कर के और बहुत सारा वक्त अपने हाथ में रख कर के, जिसको हम बोलेंगे पार्टीज़ करते हैं, तो वहाँ हम ज़्यादा खाते हैं और अक्सर पार्टियों में हम अनहेल्दी खाते हैं। तो ये जो भोजन से जो सामाजिक जुड़ाव है, उसकी वजह से भी फैट बढ़ता है। अगर आपको पर्याप्त नींद ना आए तो आपको लगता है कि भूख लग रही है। आप करके देखें, आई एम श्योर आप सबने ये एक्सपीरियंस किया होगा कि अगर आपको ठीक से नींद नहीं आती तो सबसे पहले ध्यान ये आता है कि भूख लग रही है, कुछ खाया जाए। तो जो ये जो देर रात की स्नैकिंग हो रही है, या अभी क्योंकि सुबह ऑफिस जाने की जल्दी नहीं थी तो लोग रात को देर तक बैठे रहते थे, टीवी देख रहे हैं या आप कुछ मूवी देख रहे हैं और रात को आप स्नैकिंग कर रहे हैं, तो उससे भी फैट बढ़ता है। ये एक बहुत बड़ा कारण है शरीर में फैट बढ़ने का। खाना तो कम खाना, मगर ज़्यादा कैलोरीज से भरपूर खाना। हमें लगता है कि सिर्फ कैलोरी को रेस्ट्रिक्ट कर दिया तो काम हो गया, कम कैलोरी वाला खाना तो हमारा वज़न कम होना चाहिए। आपको एक उदाहरण देकर के समझाती हूँ। सपोज़ कीजिए कि आप पूरा दिन भूखे रह रहे हैं, आप कुछ नहीं खा रहे हैं, लेकिन आपने एक कैडबरी का स्लैब पूरे दिन में एक एक टुकड़ा करके करीब 100 ग्राम का स्लैब आता है, जिसमें करीब 600 साढ़े 600 कैलोरीज होती हैं। हम आपको कहते हैं आपको दिन भर में 1500 कैलोरीज खानी है, आपने उसकी आधी से भी कम खाई, तो कैलोरी के हिसाब से तो बिल्कुल सही है कि आपने सिर्फ एक कैडबरी का स्लैब खाया। या सपोज कीजिए कि आपने पूरे दिन आपने खाना नहीं खाया मगर 2 समोसे लंच में खा लिए, तो कहने को ये होगा कि आपने 500-600 कैलोरी से ज़्यादा नहीं खाया है, तो आपने 1500 कैलोरी से बहुत कम खाया है, मगर फिर भी उससे वज़न बढ़ेगा, क्योंकि देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ गुड कैलोरीज एंड बैड कैलोरीज। कैलोरीज अच्छी भी होती हैं और ख़राब भी होती हैं। अच्छी कैलोरीज वो होती हैं जो आपके शरीर में एनर्जी उत्पन्न करती हैं, आपके शरीर के विकास में, आपके शरीर के को चलने में, एक्टिव रखने में मदद करती हैं। और ख़राब कैलोरीज़ वो होती हैं जो फैट के रूप में, कोलेस्ट्रॉल के रूप में जाकर के जमा हो जाती हैं। इनको एक तरह से हम एम्प्टी कैलोरीज़, खाली कैलोरीज़ भी कहेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल एनर्जी नहीं देती हैं। तो ये फैक्टर बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। बहुत लोगों को मैंने देखा है कि वो कैलोरी काउंट करके सोचते हैं कि उनका वज़न कम हो जाएगा। यहाँ जैसे आप देखेंगे एक मुट्ठी बादाम में 188 कैलोरीज़ और बहुत सारी टॉफ़ीज़ हाथ में हैं, उसमें भी 188 कैलोरीज़। अगर आप बादाम खाएंगे तो फ़ायदा करेगी, अगर आप ये टॉफ़ीज़ खाएंगे तो ये सिर्फ खाली कैलोरीज़ हैं। तो कैलोरीज़ को हम काउंट करने के साथ साथ ये भी ध्यान रखें कि हम अच्छी कैलोरीज़ खा रहे हैं कि हम खराब कैलोरीज़ खा रहे हैं। खराब कैलोरीज़ फैट बढ़ने का एक बहुत बड़ा कारण होता है। अब हमने कारण समझा, अब परेशानी है कि बॉडी फैट बढ़ता कैसे है। सिंपल मैथमेटिकल इक्वेशन है, जितना अंदर जा रहा है अगर उससे कम जल रहा है, उससे कम काम आ रहा है रोज़ाना, तो फैट बढ़ेगा। जितना फैट अंदर जा रहा है उससे ज़्यादा अगर आप खर्च कर रहे हैं, जला रहे हैं, अपने दिनचर्या में काम ले रहे हैं, तो आपका वज़न कम होगा। जितना फैट आप खा रहे हैं उतना ही जला रहे हैं तो वज़न मेंटेन रहेगा। सिंपल मैथमेटिकल इक्वेशन है। तो जब आप अधिक कैलोरी वाला खाना खाते हैं और जलाते कम हैं, अब जलाने का मतलब ये नहीं है कि आप एक बार खड़े होकर एक्सरसाइज कर लें और कैलोरीज जल जाएं, क्योंकि हम खाते दिन भर रहते हैं, इसलिए दिन भर फिजिकली एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है ताकि आप कैलोरीज को बराबर जलाते रहें। तो जैसा आप यहाँ देख रहे हैं कि फैट, 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरीज होती हैं। मतलब अगर आपने 1 ग्राम फैट खाया तो 9 कैलोरीज आपके शरीर में जाएंगी। अब डिपेंड करता है कि अच्छा फैट था कि खराब फैट था, तो कैलोरीज अच्छी थी या खराब थी, ये पहला स्टेप हुआ। कार्ब्स अगर आप खाएंगे तो 4 कैलोरी 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से मिलती है और 4 कैलोरीज 1 ग्राम प्रोटीन से मिलती है। तो जाहिर है सबसे पहले तो सिलेक्शन ही हमें वो करना चाहिए जिसमें जो है कम
कैलोरीज हमारे शरीर में जा रही हों, और उसके बाद सिलेक्शन ये करना चाहिए कि जितनी जा रही हैं वो अच्छी वाली कैलोरीज हमारे शरीर में जा रही हों। इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, मैं आपको बताना चाहती थी कि हम सिर्फ कैलोरीज काउंट करके अपने शरीर का वज़न कम नहीं कर सकते हैं। अब बॉडी फैट को घटाने की ज़रूरत किसको है? ज़ाहिर है जो लोग ओवरवेट हैं उन्हें बिल्कुल ज़रूरत है बॉडी फैट घटाने की। जो अलग अलग तरह की डाइट करके परेशान हो चुके हैं और बॉडी का वज़न जो है वो घटा नहीं है, तो ऑब्वियसली उनको बॉडी वेट घटाने की अभी भी ज़रूरत है। जिन्हें डॉक्टर्स ने बोल दिया है कि आपको वज़न कम करना पड़ेगा, किसी भी वजह से बोला हो, चाहे किसी बीमारी की वजह से बोला हो या चाहे किसी बीमारी को प्रिवेंट करने के लिए बोला हो, लेकिन अगर आपको डॉक्टर ने सलाह दी है कि आपको वज़न कम करना है तो यकीनन आपको वज़न कम करना होगा। ओवरवेट से स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ते क्या हैं? क्यों वज़न कम करने की ज़रूरत है? पहला दुष्प्रभाव, आप डायबिटीज़ के काफ़ी नज़दीक पहुंच जाते हैं अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो। ये मैं नहीं कहूँगी कि जो लोग पतले दुबले उनको डायबिटीज़ नहीं होती है, उनको भी हो सकती है और होती है, लेकिन जिनका वेट बढ़ा हुआ होता है उनको ज़्यादा रिस्क होती है डायबिटीज़ हो जाने की। दूसरा, डायबिटीज़ के साथ आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है ओवरवेट होने से या आपका वज़न ज़्यादा होने से। तीसरा, हृदय रोग या स्ट्रोक हो सकता है अगर आपका वज़न ज़्यादा है या आपका खाना पीना जो है वो इस तरह का है कि कोलेस्ट्रॉल का जमाव आपके शरीर में बहुत ज़्यादा है। तो ओवरवेट अगर आप नहीं भी होंगे तो भी अगर खाना पीना गड़बड़ है तो कोलेस्ट्रॉल के कारण हृदय रोग और स्ट्रोक हो सकता है। तो ओवरवेट लोगों में ये रिस्क ज़्यादा होती है। जोड़ों का दर्द और पीठ का दर्द, जी हाँ, बहुत लॉजिकल है, ज़्यादा इसमें कोई बहुत ऐसा साइंस नहीं है जो समझ में ना आए। जितना वज़न आपका शरीर उठा रहा होगा उस हिसाब से उसमें दर्द होगा। अगर आपका शरीर बहुत ज़्यादा वज़न उठा रहा है, मतलब आपका शरीर अगर भारी है, तो यकीनन घुटनों में दर्द ज़्यादा होगा, पैरों में दर्द ज़्यादा होगा, क्योंकि हमारे घुटने हमारे शरीर का जो वज़न है उससे 4 गुना ज़्यादा प्रेशर उठाते हैं। तो अगर सपोज़ कीजिए 60 किलो आपके शरीर का वज़न है तो करीब 240 किलो का टाइप का प्रेशर आपके घुटनों पर पड़ता है। तो जितना ज़्यादा वज़न होगा उतना ज़्यादा हमारे घुटनों पर प्रेशर पड़ेगा। पीठ का दर्द, हाँ, क्योंकि जब आपके मेटाबॉलिक सिंड्रोम, जो पेट के आसपास जो चर्बी होती है वो चर्बी ज़्यादा होती है तो पीठ में दर्द होना स्वाभाविक है, क्योंकि पीठ में बहुत सारे ब्लड जो है वो अकड़ जाता है। आपकी पीठ जब फ्लेक्सिबल नहीं रह पाती है, पीठ पर जब प्रेशर आता है आपके वज़न का, तब आपके पीठ में भी दर्द हो सकता है। सांस लेने में कठिनाई, ये हमने देखा ही है, जो लोग ओवरवेट होते हैं उनको चलने में बहुत जल्दी सांस फूल जाती है, दौड़ना तो उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो ओवरवेट होने से सांस लेने में कठिनाई होती है। पीसीओएस, ये महिलाओं के लिए एक बहुत ऐसी प्रॉब्लम है जो मेरे ख्याल से हमारे यहाँ पर 96% महिलाएं, ऐसा डेटा मुझे ध्यान आ रहा है कि कहीं मैंने पढ़ा था, 95 से 96% महिलाओं को पीसीओएस यानी पॉलिसिस्टिक ओवरीज की प्रॉब्लम होती है। और वो प्रॉब्लम इस वजह से होती है कि आपकी ओवरीज जो हैं वो थिक हो जाती हैं, मोटी हो जाती हैं। तो ये वज़न जब ज़्यादा होता है तब ये सब आती है। जैसा कि हम न्यूट्रीचार्ज गेनर के सेशन में बात कर रहे थे कि वज़न अगर कम होता है तो महिलाओं में मासिक धर्म को लेकर के समस्या आ सकती है, महिलाओं में इनफर्टिलिटी की समस्या आ सकती है। उसी तरह से जब वज़न ज़्यादा होता है तो महिलाओं में मासिक धर्म अनियमित होने की समस्या आ सकती है, इनफर्टिलिटी यानी मां न बन पाने की समस्या आ सकती है, क्योंकि एक तरफ अगर शरीर कमज़ोर है और पोषण कम मिला है तो भी प्रॉब्लम है, और अगर शरीर में फैट ज़्यादा है तो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि आपकी जो है ओवरीज, यूटरस, ये सारे वॉल्स जो हैं वो थिक हो जाते हैं। इस वजह से अनियमित मासिक धर्म एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकता है उन लोगों के लिए जिनका वज़न ज़्यादा है। स्लीप एपनिया भी एक दुष्प्रभाव है ओवरवेट होने का।
ये एक रिसर्च आपके सामने मैं रख रही हूँ जो ओवरवेट होने के क्या क्या दुष्प्रभाव हैं उस पर लिखा गया है। यहाँ लिखा है बीइंग ओवरवेट और ओबीज कैन हैव अ सीरियस इम्पैक्ट ऑन हेल्थ, मतलब इसका हेल्थ पर बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव पड़ सकता है। Carrying extra fat leads to serious health consequences such as cardiovascular disease, mainly heart disease and stroke. तो अगर आप शरीर पर एक्स्ट्रा फैट लेकर के चल रहे हैं तो हृदय संबंधित बीमारियां हो सकती हैं, टाइप 2 डायबिटीज़ हो सकता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है, कुछ कैंसर्स हो सकते हैं। दीज कंडीशंस कैन कॉज प्रीमेच्योर डेथ और सब्सटैंशियल डिसेबिलिटी। तो इससे जो है वक्त से पहले हमें समस्याएं आ सकती हैं। अभी तक तो हमने समझा फिजियोलॉजिकल कारण, मतलब आपके शरीर में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, वो कारण हमने समझे कि स्वास्थ्य को लेकर क्या क्या परेशानियां आ सकती हैं। जब आपका वज़न ज़्यादा होता है तो न सिर्फ स्वास्थ्य को लेकर, न सिर्फ फिजियोलॉजिकल परेशानियां बल्कि साइकोलॉजिकल परेशानियां, मन की परेशानियां भी बहुत सारी आती हैं और उनका असर हम पर ज़्यादा होता है, क्योंकि शरीर के अंदर क्या चल रहा है वो हमें इतना ज़्यादा पता नहीं चलता है जब तक कि हम किसी बीमारी से ग्रसित ना हो जाएं, मगर मन में जो चल रहा है वो हमें लगातार परेशान करता है। तो जब शारीरिक फैट बड़ा होता है तो आपका शरीर अनाकर्षक नज़र आने लगता है, जिसकी वजह से आपको अपने खुद के शरीर, आप जब अट्रैक्टिव दिखना चाहते हैं, आप नए नए तरह के कपड़े पहनते हैं और उसमें अलग अलग जगहों से अगर आपका बॉडी का फैट बाहर दिखाई देता है तो आपका आज जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। जैसा मैंने आपको कहा, आत्मविश्वास कम हो जाता है, सामाजिक उपेक्षा के कारण भी हीन भावना आ जाती है। लोग आपको अलग नज़र से देखते हैं या आपको देखते ही रहते हैं या आपको देख करके बात करते हैं, तो उस कारण भी हीन भावना आ सकती है। डिप्रेशन, जो लोग ओवरवेट होते हैं उनमें डिप्रेशन होना बहुत ज़्यादा कॉमन है, बहुत आम तौर पर पाया जाता है, क्योंकि किसी के साथ आप रह नहीं पाते। अगर कोई आप के वेट को लेकर कमेंट करता है तो आपको पसंद नहीं आता, तो मन जो है अकेला रहने में ही ठीक लगता है और अकेलेपन से डिप्रेशन बहुत ज़्यादा आता है। तो ये सारे जो मनोवैज्ञानिक कारण हैं मोटापे के, ओवरवेट होने के, हमें इन सभी कारणों को हटाना है ताकि हम एक बहुत खूबसूरत ज़िंदगी जी सकें। अब जो लोग वज़न कम करना चाहते हैं वो ज़्यादातर लोग, आपने देखा होगा, अवैज्ञानिक तरीकों से वज़न कम करते हैं। सबसे पहला काम वो ये करते हैं, क्रैश डाइटिंग पर चले जाते हैं। बहुत सारे लोग ये डिक्लेयर करते हैं कि मैं खाना छोड़ दूंगी, आज से मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगी। तो ये, और कुछ लोग अपनी विल पावर के बेसिस पर, अपनी इच्छा शक्ति के बल पर ऐसा कर भी लेते हैं कुछ वक्त के लिए, 10 दिन, 15 दिन, महीना भर बहुत कम खाते हैं। बहुत तरह की डाइट्स आपने सुनी होंगी जो चलती रहती हैं। बहुत लोग जो है सिर्फ नींबू की डाइट पर रहते हैं, बहुत लोग सिर्फ 5-6 संतरे की डाइट पर रहते हैं दिन भर में। तो इसको बोलते हैं क्रैश डाइट। क्रैश डाइट का मतलब उपवास या भूखे रहना नहीं है। क्रैश डाइट का मतलब है आप बहुत कम खा रहे हैं, बहुत कम कैलोरीज, जितनी कैलोरीज आपकी शरीर को ज़रूरत है उसके मुकाबले आप बहुत कम कैलोरीज अपने। तो ये जो क्रैश डाइटिंग जो है वो बहुत अवैज्ञानिक तरीका है वज़न कम करने का। जैसा हम बता रहे हैं, अवैज्ञानिक तरीकों से वज़न कम करना या भूखे रहना बहुत हानिकारक। पहला जो आपके साथ में दुष्प्रभाव आता है वो होता है आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम हो जाती है और आप बहुत जल्दी बीमार पड़ने लगते हैं। और इस वक्त हम रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम करना बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। दूसरा दुष्प्रभाव जो होता है, जब अचानक से वज़न कम होता है, जाहिर है अगर आप खाना बहुत ही कम खाएंगे तो बहुत जल्दी आपका वज़न कम हो जाएगा। और जब बहुत जल्दी वज़न कम होता है तो आपकी जो त्वचा है वो ढीली पड़ जाती है, आपके चेहरे पर जो नूर है, जो रौनक है, जो ग्लो है वो चला जाता है। आपकी झुर्रियाँ आपके चेहरे पर, आपके गर्दन पर नज़र आने लगती हैं। ये तब होता है जब आप बहुत जल्दी वज़न कम करते हैं। तो फैट जब निकल जाता है और स्किन अगर टाइट नहीं होती है तो स्किन जो है वो बहुत लूज़ हो जाती है। ये जल्दी करने से होता है। इसका अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दे करके बताऊँ तो अगर आपने देखा होगा, अगर एक गुब्बारे को फुला दिया जाए और आप उस गुब्बारे में से एकदम से हवा निकाल लें, गुब्बारा बहुत दिनों तक फूला हुआ अगर रखा है, 24 घंटे तक अगर फूला हुआ रखा है और आप उसमें से एकदम से हवा निकाल लें तो गुब्बारा बहुत
रिंकल्ड सा होता है, और अगर उस गुब्बारे की हवा धीरे धीरे पड़े पड़े अपने आप निकलती है तो वो गुब्बारा ऑलमोस्ट नए गुब्बारे की साइज में वापस आ जाता है, उसमें रिंकल्स नहीं पड़ते हैं, उसमें झुर्रियाँ नहीं पड़ती हैं। तो ये ऐसा ही हमारे शरीर के साथ होता है कि अगर आप एक झटके से अपना वजन कम करना चाहेंगे तो त्वचा आपकी ढीली पड़ सकती है, और इस ढीली त्वचा को टाइट करना बहुत मुश्किल है। होता यह है कि आपने डाइटिंग बंद की तो ये ढीली त्वचा शरीर अपने आप उसको वापस टाइट करने के लिए फिर से फैट भरने की कोशिश करता है और डबल स्पीड से कोशिश करता है, इसलिए डाइटिंग के बाद फैट जल्दी बढ़ता है। शारीरिक कमज़ोरी आने लगती है। ज़ाहिर है अगर आप खाना नहीं खाएंगे या कम खाएंगे तो शारीरिक कमज़ोरी आएगी। सबसे बड़ा नुकसान जो होता है, हमारे शरीर में मसल्स कम हो जाती हैं, और हम लगातार, हम तो न्यूट्रीचार्ट से जुड़े हुए हैं, आप लोग लगातार जान रहे हैं, समझ रहे हैं मसल्स की कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है, कितनी ज़्यादा अहमियत है हमारे शरीर में। मसल्स नहीं है तो आप ये समझ लीजिए कि शरीर न तो ठीक तरह से काम कर पाएगा, शरीर बीमार भी बहुत रहेगा, और बीमार होने के बाद रिकवर भी मुश्किल से करेगा। तो हमारी मसल्स जो हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं। तो न सिर्फ फैट लूज़ हो रहा है बल्कि मसल्स भी हम खोने लगते हैं अगर हम क्रैश डाइटिंग करते हैं तो फिर वज़न कम करने का वैज्ञानिक तरीका क्या है? कौन सा सही तरीका है? आइए इसको समझते हैं। तो ये समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना है कि हमें घटाना क्या चाहिए। वज़न, जैसा मैंने आपको प्रेजेंटेशन शुरू होते ही आपको बताया कि हमारा शरीर 4 चीज़ों से बना है: पानी, फैट, हड्डियाँ और मसल्स। तो हम समझते हैं कि क्या घटाना चाहिए। हम हड्डियाँ भी घटा सकते हैं, हम मसल्स भी घटा सकते हैं, हम पानी भी घटा सकते हैं। तो अगर हड्डियाँ घटेंगी आपके शरीर में से, या मांसपेशियाँ घटेंगी, या पानी घटेगा, तो क्या होगा? आप अस्वस्थ रहेंगे, आप अनफिट रहेंगे, आपको कमज़ोरी आएगी, आपकी कार्यक्षमता में कमी आएगी क्योंकि आप कमज़ोर हो रहे हैं अंदर से। आपको असमय बुढ़ापा आपके शरीर पर झलकने लगेगा, जैसे मैंने आपको बताया, स्किन ढीली पड़ जाती है और वो थोड़ी लटकने लगती है, इसलिए झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं, आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाएगी। टेबल का दूसरा हिस्सा समझते हैं। अगर आपने शरीर में जमा फैट को घटाया तो क्या होगा? अगर आपने शरीर में जमा फैट को घटाया तो आप रहेंगे स्वस्थ और फिट, क्योंकि जो फैट बर्न करने के बाद जो ताकत आपकी बॉडी में आने वाली है, आपकी मसल्स जो स्ट्रांग बनने वाली हैं, आपका शरीर का वज़न जो लाइट होने वाला है, और आपको जो मज़ा आएगा अपने शरीर का वज़न रोज़ उठा करके चलने में, उससे आप रहेंगे बिल्कुल स्वस्थ और फिट। आपकी शारीरिक शक्ति बढ़ने वाली है, आपकी कार्य क्षमता बढ़ने वाली है। और ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता सकती हूँ। आपने पिछले 5 सालों से मुझे देखा है, और इन 5 सालों में आपने बहुत ज़्यादा बदलाव देखा है मेरे शरीर में, और इस बदलाव की वजह से मेरी कार्य क्षमता बहुत बढ़ गई है। पहले मुझे इसी काम को करने के लिए अपने शरीर को बहुत ज़्यादा खींचना पड़ता था, मतलब पुश करना पड़ता था कि ये काम करना ही है। अब मेरा शरीर पुश नहीं मांगता, जो मैं चाहती हूँ मेरा शरीर मेरी मदद करता है उतना ज़्यादा काम करने में। तो आपका जब वज़न कम हो जाता है तो ये एक बहुत अच्छा, फैट जब घट जाता है तो ये बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलता है कि आपकी कार्यक्षमता बढ़ जाती है। असमय बुढ़ापे से बचाव होता है क्योंकि आपकी चमड़ी जो है वो त्वचा जो है वो ढीली नहीं पड़ती है, तो मसल स्ट्रांग रहती हैं और फैट कम हो जाता है, तो आपका शरीर बहुत सुडौल लगता है, तो आपके शरीर में असमय बुढ़ापा नहीं आता है, और जाहिर है आपकी इम्यूनिटी जो है वो बहुत मजबूत होती है अगर आपके शरीर में फैट कम होता है और मसल्स वैसी ही बनी रहती हैं। तो बॉडी फैट घटाना वजन घटाने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इनफैक्ट मैं बोलूँगी बॉडी फैट घटाना ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बॉडी फैट परसेंटेज क्या होता है? क्यों हम बात कर रहे हैं बॉडी फैट परसेंटेज के बारे में? क्योंकि हमारे पास है एक बॉडी स्कैनर, जिस बॉडी स्कैनर को पर आप खुद खड़े होकर के या दूसरों को खड़ा करके ये पता लगा सकते हैं कि इनकी बॉडी में कितना फैट परसेंटेज है, और उसी के बेसिस पर उस फैट परसेंटेज को
ध्यान में रखते हुए आप किसी को भी न्यूट्रीचार्ज एसेंडिव जिसकी हम आज बात कर रहे हैं वो आप रेकमेंड करते हैं। तो बॉडी फैट परसेंटेज होता क्या है इसको थोड़ा सा हम समझेंगे। शरीर के कुल वजन की तुलना में शरीर में फैट कितना प्रतिशत है इसको बॉडी फैट परसेंटेज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके शरीर का वजन 60 किलो है और अगर बॉडी स्कैनर दिखा रहा है कि आपके शरीर में फैट परसेंटेज 20% है, इसका मतलब ये हुआ कि 60 किलो के शरीर में 12 किलो आपके शरीर में फैट है और बाकी वजन हड्डियां, बोन्स, पानी, इन सब चीज़ों का है। तो ये होता है बॉडी फैट परसेंटेज। जाहिर है आपके दिमाग में, आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि तो कितना बॉडी फैट परसेंटेज होना चाहिए, कितना सही है। तो वो ऐसा है कि जो स्वस्थ पुरुष और महिलाएं हैं, जो फिट हैं, उनमें बॉडी फैट की जो सामान्य मात्रा है वो इस तरह से है। पुरुषों में 20% से कम फैट होना चाहिए, महिलाओं में 25% से कम फैट होना चाहिए। जी हाँ, रेफरल रीडिंग जो बॉडी स्कैनर के साथ दिखाई गई है उसमें थोड़ा सा ज़्यादा है। ये पुरुषों में हमने 25% बताया है और महिलाओं में 30%। ये इंडियन कंडीशंस को देखते हुए रखा गया है। बाहर की जो गाइडलाइंस हैं वो यही कहती हैं कि पुरुषों में 20% से कम होना चाहिए और महिलाओं में 25% से कम होना चाहिए। इसीलिए ये मैंने आपको यहाँ दिखाया है। इसके बाद दो चीज़ें जिन पर हमारी बॉडी टिकी होती है, फैट और मसल। तो हमें फैट को कम करना है, मसल्स को हमें बढ़ाने की कोशिश करनी है। वो ना हो पाए तो एटलीस्ट जितनी है उतनी बचा करके रखना है। अब मसल मास क्या है? जिस तरह से हमने देखा कि शरीर के कुल वजन का जो जितना हिस्सा फैट होता है उसको हम बॉडी फैट परसेंटेज बोलते हैं, उसी तरह से शरीर के कुल वजन का जितना हिस्सा मसल्स होता है उसको हम मसल मास बोलते हैं, जो आप बॉडी स्कैनर की रीडिंग से आपको पता लग जाता है। अब स्वस्थ पुरुषों और महिलाओं में जैसा आपने देखा कि पुरुषों में बॉडी फैट परसेंटेज 20 से कम होना चाहिए, 20% से कम, और महिलाओं में 25% से कम। उसी तरह से मसल्स का भी एक नॉर्मल रीडिंग है। पुरुषों में मसल्स जो है वो होनी चाहिए 45% और महिलाओं में मसल्स होनी चाहिए 36%। तो ये ये इस तरह से आपको ये बॉडी स्कैनर की मदद से आंकना है कि किसी भी इंसान के शरीर में फैट और मसल का रेशियो क्या है, कितना फैट है और कितना मसल है। अब सवाल ये आता है, मसल ज़रूरी क्यों है? इस बारे में तो हम बहुत डिटेल में न्यूट्रीचार्ज PVMF के सेशन में बात कर चुके हैं। फिर भी थोड़ा सा आपको यहाँ बताना चाहूँगी। जब हम मसल्स की बात करते हैं तो हम बिल्कुल डोले बनाने की बात या मसल्स को पंप अप करने की बात या बॉडी बिल्डर की तरह मसल्स की बात हम नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं आपको मसल्स चाहिए अपने रोज़ाना के काम करने के लिए, गाड़ी चलाने के लिए, खाना खाने के लिए, इवन किसी चीज़ को उठाने के लिए। आपको मसल्स हर चीज़ के लिए चाहिए। बिना मसल्स के आप बिल्कुल काम नहीं कर पाएंगे। इनफैक्ट हमारा हार्ट सबसे बड़ी मसल है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे शरीर में मसल का रोल बहुत ज़्यादा है। जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं, मसल्स आपको चाहिए बच्चों को उठाने के लिए, ड्राइव करने के लिए, पानी से भरी बाल्टी उठाने के लिए, खाना बनाने के लिए। तो हम इन सब गतिविधियों के लिए मसल्स की बात कर रहे हैं। और अगर आप वज़न कम करने के वक्त मसल्स अगर आपकी कम हो जाएंगी तो आपको ये सब काम करने में दिक्कत आने लगेगी। फिटनेस का एक और मापदंड है और वो है मेटाबॉलिक सिंड्रोम। ये जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता है वो क्या होता है, आइए ज़रा हम समझते हैं। कमर का घेरा जो है आपका, अगर महिलाओं में सीने से 8 इंच कम है तो वो सामान्य माप है। पुरुषों में अगर सीने से 4 इंच कम है तो वो सामान्य माप है। अगर उससे ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये है मेटाबॉलिक सिंड्रोम, यानी आपके
पेट पर चर्बी ज़्यादा है, आपके शरीर के सेंटर में चर्बी ज़्यादा है, इसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम। आइए समझें मेटाबॉलिक सिंड्रोम से होता क्या है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम से का मतलब है कि आपके शरीर में विसरल फैट बहुत ज़्यादा है। ये वो फैट है जो आपके पेट के अंदर इकट्ठी हुई हुई है, ये जो वो फैट है जो आपके अंदर के जितने ऑर्गन्स हैं उनके आसपास, आपकी आंतों के आसपास लिपटी हुई होती है, आपके लिवर के आसपास होती है। ये वो वाली फैट है जो अंदर वाली फैट है, डीप टिश्यूज वाली फैट है ये। तो ये फैट तब होती है हमारे अंदर जमा जब हमारा मेटाबॉलिक सिंड्रोम से हम ग्रसित होते हैं या हमारा पेट का वजन जो है वो ज़्यादा होता है। विसरल फैट शरीर के कई महत्वपूर्ण अंग जैसे लिवर, पैनक्रियाज या आंतों के आसपास होती है और विसरल फैट की अधिक मात्रा में जमाव के कारण कई स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। इसका खतरा बढ़ जाता है, जैसे डायबिटीज़ हो सकती है, हृदय रोग हो सकता है, जोड़ों में दर्द हो सकता है। विसरल फैट के कारण जो है घुटनों पर, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, पेट अगर मोटा है तो आपके घुटनों और जोड़ों पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, तो उसमें दर्द शुरू हो सकता है। फैट टिश्यूज जो है वो साइटोकाइंस नामक प्रोटीन छोड़ते हैं, जिससे शरीर में सूजन हो सकती है, आंतरिक सूजन जिसको इंग्लिश में इन्फ्लेमेशन बोलते हैं, वो हो सकती है। और इन्फ्लेमेशन जो है वो बहुत सारे स्वास्थ्य समस्याओं को पैदा कर सकती है। इसके अलावा जब आपके जोड़ों पर तनाव की वृद्धि हो जाती है, मतलब आपके जोड़ ज़्यादा तनाव सहन करते हैं, आपके शरीर का ज़्यादा भार सहन करते हैं, तो उनमें सूजन का जोखिम, अंदर से जो इन्फ्लेमेशन है वो बढ़ जाती है। आपने देखा होगा जिनके शरीर में वज़न ज़्यादा होता है, अगर वो थोड़ा ज़्यादा चल लेते हैं तो उनके पैरों में सूजन आ जाती है या उनके तलवों में सूजन आ जाती है। वो इसलिए होता है क्योंकि शरीर पर वज़न का स्ट्रेस ज़्यादा पड़ रहा है। इसलिए हमें शरीर में, बॉडी में जमा फैट को कम करना है। उम्मीद है मैं आपको अब ये समझा पाई हूँ या ये क्लियर कर पाई हूँ कि आपको बॉडी फैट को कम करना है और मसल्स को बचा कर रखना है। आपको सिर्फ बॉडी फैट को कम करने से भी काम नहीं चलेगा, ये दोनों चीज़ें हमें करनी है। बॉडी फैट को कम करना है और मसल्स को बचा करके रखना है। यही है सबसे ज़्यादा साइंटिफिक तरीका बॉडी के वेट को, वज़न को कम करने का। तो इसमें मदद क्या हो सकती है, कौन कर सकता है? जी हाँ, न्यूट्रीचार्ज एस&एफ भारत में पहली बार एक क्लिनिकली प्रमाणित फैट व वजन घटाने का साइंटिफिक तरीका है। मतलब ये साइंस के हिसाब से बना हुआ है, साइंटिफिक तरीका है। जैसा हमने आपको बोला कि नॉन साइंटिफिक तरीके जो होते हैं वो वज़न को बहुत जल्दी कम करते हैं और जब उनको आप तरीकों को छोड़ देते हैं तो वज़न बहुत जल्दी बढ़ता है। मगर न्यूट्रीचार्ज एस&एफ साइंटिफिक तरीका है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके इस्तेमाल से आप बहुत जल्दी वज़न, आपका फैट बहुत जल्दी कम नहीं होगा और जब आप अपना फैट पूरा जितना आपको चाहिए उतना तक आप पहुंच जाएंगे, उस टारगेट तक, और उसके बाद अगर आप न्यूट्रीचार्ज एस&एफ का इस्तेमाल छोड़ देंगे तो फैट बहुत जल्दी वापस नहीं आएगा। इसलिए मैंने कहा आपसे ये एक साइंटिफिक तरीका है। अब ये कैसे मदद करता है आइए समझते हैं। इसके अंदर डली हैं 5 चीज़ें जो आपको यहाँ स्क्रीन पे दिखाई दे रही हैं। पहला है ग्रीन कॉफ़ी बीन एक्सट्रैक्ट, उसके बाद है CLA, उसके बाद है गार्सिनिया कंबोजिया, फाइबर, और उसके बाद है प्लांट बेस्ड प्रोटीन। एक एक करके मैं आपको बताती हूँ कि ये क्यों डाले गए और इनके पीछे का लॉजिक क्या है, ये क्या करते हैं, क्या सोच कर डाले गए हैं। और मैं आपसे ये निवेदन करूँगी कि आप प्लीज़ कॉपी पेन लेकर के बैठें और इन पॉइंट्स को नोट करें, ताकि आप जब किसी से न्यूट्रीचार्ज एस&एफ की बात करने जाएँ तो आप इन पॉइंट्स पर जोर डाल सकें, आप बता सकें कि न्यूट्रीचार्ज एस&एफ में खास क्या है, किस वजह से ये चीज़ें इस प्रोडक्ट में डाली गई हैं, क्या काम करती हैं। पहले तो समझते हैं वर्ल्ड क्लास इंग्रेडिएंट्स आए कहाँ से हैं इसमें, ताकि क्वालिटी पर हम विश्वास अपना कायम रख सकें। न्यूट्रीचार्ज एस&एफ में ड्यूपो अमेरिका से तो आया है सोया प्रोटीन, आइसोलेटेड सोया प्रोटीन। नेचुरेक्स से आया है स्वेटॉल, स्वेटॉल नेचुरेक्स से आया है ग्रीन कॉफ़ी बीन एक्सट्रैक्ट, जिसे हम स्वेटॉल के ब्रांड नेम से भी जानते हैं। जापान से आया है फाइबर और जर्मनी है CLA।
आइए अब समझते हैं ये करते क्या है हमारे लिए। पहले से जमा बॉडी फैट घटाने के लिए हमने इसमें डाले हैं 3 क्लिनिकली प्रूवन फैट बर्नर्स। 3 डाले हैं। इनफैक्ट बहुत सारे सप्लीमेंट्स आपको मार्केट में मिलेंगे जो एक फैट बर्नर पर बेचा जाता है, एक ही फैट बर्नर डाला जाता है उसमें। हमने एक नहीं, 2 नहीं, 3 फैट बर्नर्स डाले हैं। तीनों फैट बर्नर्स का अलग अलग काम है। कोई आपकी जमा हुई फैट को जलाता है, कोई आपकी जो है नई फैट को जमने नहीं देता, और तीसरा जो है आपके मेटाबॉलिज्म मतलब फैट जलने की दर को बढ़ाता है ताकि आपका फैट बहुत जल्दी मेल्ट हो सके। तो हमने बहुत सोच समझ करके 3 फैट बर्नर्स इसमें डाले हैं और तीनों ही अपने आप में भी क्लिनिकली प्रूवन है फैट घटाने के लिए। आइए हम समझते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से फैट बर्नर्स क्लिनिकली प्रूवन हैं। ग्रीन कॉफ़ी बीन एक्सट्रैक्ट पहला फैट बर्नर आपको मैं दिखा रही हूँ। दूसरा है CLA टोनालिन और तीसरा है गार्सिनिया कंबोजिया। एक एक करके समझते हैं। पहले समझते हैं ग्रीन कॉफ़ी बीन एक्सट्रैक्ट को। ये आंत में फैट का अवशोषण घटाता है, मतलब आपकी आंतों के पास में जो फैट है वो जो आंतों में एब्जॉर्ब हो जाता है उस फैट के एब्जॉर्प्शन को ये कम करता है, और जमा हुए वे बॉडी फैट को, जो बॉडी फैट ऑलरेडी आपकी बॉडी में जमा है, उसको ये जलाता है। ये देखिए यहाँ पर एक रिसर्च आपके सामने पेश है। इसमें ये लिखा गया है कि ग्रीन कॉफ़ी बीन एक्सट्रैक्ट इज पॉसिबली इफेक्टिव अगेंस्ट वेट गेन एंड फैट एक्यूमुलेशन बाय इनहिबिशन ऑफ फैट एब्जॉर्प्शन, मतलब फैट के अवशोषण को रोकता है, एंड एक्टिवेशन ऑफ फैट मेटाबॉलिज्म इन द लिवर। आपके लिवर में जो है ये फैट के मेटाबॉलिज्म को, फैट जलने की दर को ये बढ़ाता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो स्वेटॉल की रिसर्च से, जहाँ से ये ग्रीन कॉफ़ी बीन एक्सट्रैक्ट लिया जाता है, स्वेटॉल की रिसर्च से ये पाया गया है कि फैट रहित व सीमित कैलोरीज वाले आहार के साथ, मतलब फैट के बिना और कम कैलोरी वाले आहार के साथ 400 मिलीग्राम स्वेटॉल अगर आप 60 दिन तक रोज लेते हैं तो 5.7% तक वजन घट सकता है। इतना इम्पोर्टेंट ये फैट बर्नर है, और हमने उसके बावजूद भी सिर्फ एक इस पर आपको प्रोडक्ट बना करके नहीं दिया है, उसके बावजूद भी हमने 2 फैट बर्नर्स और डाले हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें हमने डीकैफिनेटेड ग्रीन कॉफ़ी बीन एक्सट्रैक्ट डाला है। आपने देखा होगा जब भी नींद आने लगती है, आपका शरीर शिथिल होता है या आपको थकान महसूस हो रही होती है, यानी आपको अगर जगे रहने की, एक्टिव रहने की ज़रूरत है, तो आप क्या बोलते हैं? कॉफ़ी पी लेते हैं। 1 कप गर्मा गर्म कॉफ़ी हो जाए, नींद नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि उसमें कैफीन होता है जो आपको जगा करके रखता है। अब अगर आप रात को न्यूट्रोचार्ज एसएनडेफ ले लेंगे, जो डिनर की जगह हम लेने के लिए सजेस्ट करते हैं आपको, तो जाहिर है कि आपको उसके कैफीन की वजह से नींद आने में होगी परेशानी। तो हमने इसमें डीकैफिनेटेड ग्रीन कॉफ़ी बीन एक्सट्रैक्ट डाला है, इसलिए आपको नींद आने में कोई परेशानी नहीं होगी। इसमें क्लोरोजेनिक एसिड होता है जो बायो एक्टिव है, और बायो एक्टिव होने के लिए क्लिनिकली प्रूवन है। यानी बायो एक्टिव होने का मतलब है, जैसा कल आपको न्यूट्रोचार्ज व्यू के सेशन में भी पार्थ ने बताया था, बायो एक्टिव यानी जैव उपलब्ध होना का मतलब है कि वो आपके खून में अच्छी तरह से घुल जाता है, और खून जो है वो सारे पोषक तत्वों को हमारे पूरे शरीर में लेकर जाता है। तो ये एक बायो एक्टिव ग्रीन कॉफ़ी बीन एक्सट्रैक्ट क्लोरोजेनिक एसिड नाम के एक बायो एक्टिव तत्व से समृद्ध है, जो फैट और बीएमआई को कम करने के लिए क्लिनिकली प्रूवन है। ये जो क्लोरोजेनिक एसिड है वो फैट और बीएमआई को कम करता है, ये क्लिनिकली प्रूवन है। और ग्रीन कॉफ़ी बीन एक्सट्रैक्ट जो है वो रक्त शर्करा के नियंत्रण में मदद करता है, जिसकी फैट को कम करने में बहुत अहम भूमिका होती है। अब हम बात करेंगे CLA यानी टोनालिन के बारे में। ये इसमें एक बायो एक्टिव तत्व इसमें भी होता है जिसका नाम है कॉन्जुगेटेड लिनोलेनिक एसिड। इससे ये युक्त होता है। शरीर में फैट की कोशिकाओं की संख्या और आकार को कम करने के लिए साइंटिफिकली प्रूवन है। आपने देखा
ग्रीन कॉफ़ी बीन एक्सट्रैक्ट जो है वो BMI को बेटर करता है, वो फैट, जमे हुए फैट को कम करता है। यहाँ आप देख रहे हैं CLA टोनालिन जो है वो शरीर में फैट कोशिकाओं की संख्या को कम करता है और उनके आकार को कम करता है। फैट कोशिकाओं का आकार फैट बढ़ने की वजह से बहुत मोटा हो जाता है, तो वो उनके आकार को भी कम करता है और उनके नंबर, उनकी संख्या को भी कम करता है। शरीर में फैट कोशिकाओं को फिर से जमा होने से भी रोकता है। तो ये इतना इम्पॉर्टेंट फैट बर्नर है कि कोशिकाओं की संख्या को कम कर रहा है, उनमें जमा हुए फैट को कम कर रहा है और न सिर्फ कम कर रहा है बल्कि आगे भी फैट जमा होने से प्रिवेंट करता है, रोक रहा है। लीन मसल के विकास में मदद करता है, मतलब फैट रहित जो आपकी मसल्स हैं उनके विकास में ये मदद करता है। भूख को कम करता है। ये देखिए, इससे संबंधित हम एक रिसर्च आपको दिखाना चाहते हैं। इट सेज CLA इंक्लूड्स डिक्रीजिंग एनर्जी बाय डिक्रीज्ड एनर्जी इनटेक बाय सप्रेसिंग एपेटाइट, मतलब ये भूख को कम करता है। अब आते हैं गार्सिनिया कंबोजिया। गार्सिनिया कंबोजिया को विश्व में जाना ही इसीलिए जाता है कि ये वज़न कम करने में मदद करती है और बहुत सारे सप्लीमेंट्स बहुत आपको ऐसे मिलेंगे दूसरी कंपनियों के जो सिर्फ गार्सिनिया कंबोजिया ही डाल करके बेचते हैं। गार्सिनिया कंबोजिया एक ऐसा तत्व है जो भूख को घटाता है, ऊर्जा के व्यय को बढ़ाता है, जैसा मैंने आपसे कहा मेटाबॉलिज्म के रेट को बढ़ाता है और फैट के जमाव को रोकता है। तो आपने देखा कि ग्रीन कॉफ़ी बीन एक्सट्रैक्ट जो है वो फैट के जमे हुए फैट को जलाता है, BMI को बेटर बनाता है। टोनालिन जो है वो आपकी फैट सेल्स की संख्या को कम करता है और नए फैट सेल्स को जमा होने से रोकता है। और गार्सिनिया कंबोजिया जो ऑलरेडी जमा फैट है उसमें वो ग्रीन कॉफ़ी बीन एक्सट्रैक्ट के साथ मिलकर मदद करता है कि आपकी मेटाबॉलिज्म की रेट बेहतर हो पाए, तो आप बेहतर तरीके से उस फैट को जला पाएं। शरीर में जो फैट है उसके गठन की प्रक्रिया को ये कम करता है। ये देखिए, एक स्टडी है, क्लिनिकल स्टडी, एक रिसर्च पेपर है जिसमें ये लिखा है कि द इफेक्टिवनेस ऑफ गार्सिनिया कंबोजिया इन वेट लॉस प्रोसेस by reducing the appetite, भूख को कम करता है, the percentage of fat, the lipogenesis process, as well as the improvement of biochemical levels such as triglycerides, cholesterol and glucose, muscle glycogen synthesis and post-meal insulin sensitivity। तो गार्सिनिया कंबोजिया जो ट्राइग्लिसराइड्स को कम करने में मदद कर रहा है, कोलेस्ट्रॉल और ग्लूकोज लेवल को कम करने में मदद करता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी को कम करने में मदद करता है। इसलिए गार्सिनिया कंबोजिया हमने न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन में भी डाला है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, अगले सेशन में बात करेंगे। तो इस तरह से आपने देखा कि न्यूट्रीचार्ज जो है वो सिर्फ एक फैट बर्नर पर निर्भर नहीं रहा और हमने 3 फैट बर्नर्स डाले हैं इसमें। अब हम आपसे बराबर कह रहे हैं कि मसल्स को बचा कर रखना है, मसल्स को बचा कर रखना है। अगर सिर्फ फैट कम करने का इरादा होता तो ये 3 फैट बर्नर्स आपको एक सैशे में डाल करके दे दिए जाते और आपकी फैट जो है वो मेल्ट हो जाती या बर्न हो जाती या जल जाती, जो भी आप समझना चाहें, या कम हो जाती, बॉडी में से फैट का परसेंटेज कम हो जाता। मगर हम आपसे कह रहे हैं दोनों काम करने हैं, बॉडी में फैट का परसेंटेज तो कम करना ही है, साथ साथ मसल्स को बना करके रखना है। अगर आप सिर्फ ये 3 फैट बर्नर्स ले लेंगे तो आपकी मसल्स को प्रोटीन मिलेगा ही नहीं। अगर आपने मील रिप्लेसमेंट की तरह सिर्फ ये 3 फैट बर्नर्स ले लिए तो आपकी मसल्स खोने लगेंगी। इसलिए इसमें डाला गया है प्रोटीन, सोया आइसोलेटेड प्रोटीन हमने इसमें डाला है ताकि आपकी मसल्स को हम बचा सकें। ये नॉन GMO सोयाबीन से प्राप्त उच्च गुणवत्ता का प्रोटीन है। नॉन GMO मतलब जेनेटिकली मॉडिफाई नहीं करते हैं, मतलब ये जैसे नेचुरल उगते हैं उनको वैसे ही उगने दिया जाता है। इसके साथ में इनके जेनेटिक्स के साथ में, इनकी बनावट के साथ में कोई छेड़छाड़ नहीं की जाती है। ये भूख को नियंत्रित करने में और भोजन से तृप्ति दिलाने में सहायक है। भूख को नियंत्रित तब कर पाएगा जब आप जो भी प्रोटीन खा रहे हैं उससे आपको इतनी तृप्ति मिल जाती है कि कुछ और खाने का मन नहीं होता है। शरीर व मांसपेशियों की बनावट में सुधार लाने में बहुत मददगार है और ये वजन
चर्बी व कमर के घेरे को कम करने में सहायक है। ये प्रोटीन का काम है। प्रोटीन जो है वो उससे मेटाबॉलिज्म रेट जो है आपकी वो बढ़ती है। प्रोटीन का जो जिसको मैं बोलूँगी थर्मल पावर, जो जलने की जो रेट है वो बहुत अच्छी होती है। तो इस वजह से आपकी मेटाबॉलिज्म रेट को प्रोटीन बेटर बनाता है। ये देखिए, हम यहाँ बात कर रहे हैं मेटाबॉलिज्म रेट होती क्या है। मेटाबॉलिज्म रेट वो रेट है जिस पर आपकी बॉडी जो है वो कैलोरीज को जलाती है। आपने देखा होगा कुछ लोगों के शरीर में जो है मतलब बहुत बार आपने सुना भी होगा, कुछ भी खा लो इनका वजन बढ़ता नहीं है, हम कुछ भी खा लें हमारा वजन बढ़ जाता है। उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। एक कारण ये भी हो सकता है कि उनकी मेटाबॉलिज्म रेट आपसे ज़्यादा है, बेहतर है, इसलिए जो वो खा रहे हैं वो जल्दी वापस बर्न भी हो रहा है उनकी बॉडी में। यूजुअली मेटाबॉलिज्म रेट उन लोगों की अच्छी होती है जो फिजिकली बहुत एक्टिव होते हैं, जैसे एथलीट्स होते हैं। आपने नोटिस किया होगा, अगर एथलीट्स कुछ दिनों तक अगर अपनी फिजिकल एक्टिविटी बंद भी कर दें तो भी उनका वजन नहीं बढ़ता है, क्योंकि उनकी मेटाबॉलिज्म रेट बहुत हाई होती है और वो मदद करती रहती है फैट को जलाने में। हालांकि वो भी बहुत लंबे समय तक इसको मेंटेन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मेटाबॉलिज्म रेट हमारी जो है वो एक्यूमुलेट नहीं होती है। जितना ज़्यादा हम फिजिकली एक्टिव होते हैं उतना ज़्यादा हम फैट को बर्न करने की जो रेट है, मेटाबॉलिज्म रेट है, वो हम उतनी ज़्यादा अपनी शरीर की बढ़ा सकते हैं। देखिए, जब हम खाना खाते हैं तो क्या होता है, भोजन जो है वो, जब हमने खाना खाया तो हमारा भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है, उससे एनर्जी निकलती है। उस एनर्जी से हमारे शरीर की मरम्मत होती है, हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है और हम काम करते हैं। तो ये जो ऊर्जा जो मिल रही है वो कैसे मिल रही है, जब हम कैलोरीज को खर्च कर रहे हैं। अगर आप कुछ दिन बिल्कुल आइडियल होकर के बिना कुछ काम किए घर में बैठ कर के देखिए, एक ही जगह पर बिल्कुल फिजिकल एक्टिविटी मत कीजिए। आप अगर 5-6 दिन भी ऐसे बिताएंगे तो छठे दिन आपका शरीर काम करने से इनकार कर देगा। वो इसलिए क्योंकि आपकी मेटाबॉलिज्म रेट कम हो गई है, तो आपके शरीर में कैलोरीज को जलाने की ताकत कम हो जाती है, इच्छा भी कम हो जाती है। तो आपको जितना ज़्यादा आपका शरीर फिजिकली एक्टिव रहेगा उतनी अच्छी आपकी मेटाबॉलिज्म रेट रहेगी। तो भोजन के प्रभाव के स्वरूप जो कैलोरी को हम जलाते हैं उस पर डिपेंड करता है कि आपके शरीर में फैट कितना इकट्ठा रहेगा। अगर आपकी मेटाबॉलिज्म रेट हाई है तो आपके शरीर में फैट कम जमा होगा। जैसे 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 आप खाएंगे वैसे ही वो उपयोग में आता रहेगा। और अगर आपका मेटाबॉलिज्म रेट लो है तो आपके शरीर में फैट अवश्य जमा होना शुरू हो जाएगा। अब जो है मेटाबॉलिज्म रेट खाने की संरचना पर भी डिपेंड करती है। न सिर्फ आपके शरीर की संरचना पर, आपकी फिजिकल एक्टिविटी पर डिपेंड करती है, बल्कि खाने की भी एक मेटाबॉलिज्म प्रभाव हो, एक थर्मल एक्ट वो इफेक्ट होता है, एक प्रभाव होता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन जो हैं, फैट या कार्बोहाइड्रेट्स की तुलना में प्रोटीन युक्त भोजन का थर्मिक प्रभाव ज़्यादा होता है। आप यहाँ देखेंगे प्रोटीन का जो है 20 से 30% एब्जॉर्प्शन हो जाता है शरीर में। कार्ब्स का सिर्फ 5 से 15% होता है और फैट्स का तो 0 से 5% ही एब्जॉर्प्शन होता है, यानी बाकी बचा हुआ सारा फैट हमारे शरीर में इकट्ठा होता है। प्रोटीन युक्त आहार लेने के फायदों में ये भी है कि थर्मिक प्रभाव के कारण प्रोटीन का सेवन जो है वो मेटाबॉलिज्म को बढ़ावा देता है। प्रोटीन का सेवन आपकी फैट जलाने की दर को बढ़ाता है। तो प्रोटीन युक्त आहार लेने से फ़ायदे क्या होते हैं? आप ज़्यादा कैलोरीज बर्न कर पाते हैं। आप प्रोटीन से भरपूर आहार लेते हैं तो आपको अधिक संतुष्टि मिलती है, तो आप कुछ और अनहेल्दी खाने की आपकी इच्छा नहीं होती है। ये देखिए, एक रिसर्च मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहती हूँ जो प्रोटीन युक्त आहार पर क्या होता है। ऑल्दो एनी डाइटरी और लाइफस्टाइल चेंज मस्ट बी पर्सनलाइज्ड, कंट्रोल एनर्जी इनटेक इन एसोसिएशन विद मॉडरेटली एलिवेटेड प्रोटीन इनटेक may represent an effective and practical weight loss strategy। प्रोटीन को जब आप ज़्यादा ले लेते हैं, आप प्रोटीन का इंटेक जब आप बढ़ा देते हैं, प्रोटीन आप खाना शुरू करते हैं, तो उससे वेट लॉस में मदद मिलती है, क्योंकि इट इंक्रीजेस सटाइटी, मतलब वो आपके शरीर को संतुष्टि देता है। इट इंक्रीजेस थर्मोजेनेसिस, जो हम बात कर रहे हैं। हायर प्रोटीन डाइट्स आर एसोसिएटेड विद इंक्रीज्ड थर्मोजेनेसिस, थर्मोजेनेसिस बेहतर होता है, विच ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस सटाइटी एंड ऑगमेंट्स एनर्जी एक्सपेंडिचर। तो आप उससे आपकी न सिर्फ तृप्ति ठीक होती है, बेहतर होती है, बल्कि उससे जो
एनर्जी को काम में लेने का जो तरीका है, काम में लेने की जो दर है, वो भी बढ़ती है। शरीर की संरचना में सुधार होता है और अधिक मात्रा में बॉडी फैट कम हो सकता है प्रोटीन लेने से। भूख कम करके संतुष्टि प्रदान करने के लिए इसमें डाइटरी फाइबर भी डाला गया है। डाइटरी फाइबर इसलिए भी डाला गया है ताकि आपके शरीर में जो भी गंदगी जमा हो रही है उसको वो झाड़ पोंछ के बाहर निकाल पाए। और प्रोटीन को डाइजेशन के लिए भी डाइटरी फाइबर की ज़रूरत होती है, इसलिए न्यूट्रीचार्ज एसएनएफ में भी डाइटरी फाइबर डाला गया है। ये एक क्लिनिकली प्रूवन प्रोडक्ट है। 100 लोगों पर एक क्लिनिकल ट्रायल किया गया था। उस स्टडी का नाम था डबल ब्लाइंड प्लेसिबो कंट्रोल्ड मल्टी सेंट्रिक क्लिनिकल स्टडी, यानी जो ले रहा था उनको भी नहीं पता था कि क्या प्रोडक्ट लिया जा रहा है, जो दे रहे थे उनको भी नहीं पता था क्या दिया जा रहा है। ये बहुत सारे सेंटर्स पे हुई थी स्टडी, इसलिए इसका नाम है मल्टी सेंट्रिक स्टडी। आइए देखते हैं उसमें रिजल्ट क्या निकला। पहला रिजल्ट ये निकला, ये 90 दिन की स्टडी थी, यानी 3 महीने की स्टडी थी, और उसका रिजल्ट ये निकला। पहला रिजल्ट, कमर के घेरे में 4 इंच तक की कमी आई। सेवन के लिए सुरक्षित है ये पता लगा क्योंकि किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ। और बॉडी फैट में 7.6% तक की कमी आई। बॉडी फैट जो है वो 7.6% से कम हुआ। तो वजन घटाने का सबसे साइंटिफिक तरीका है न्यूट्रीचार्ज एसएनएफ, जिसमें आप दोपहर का खाना खा सकते हैं, शाम को आपको नहीं खाना है। 1500 कैलोरीज का रोजाना संतुलित आहार लेना है और कम फैट वाला खाना खाना है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर हम पहले बात कर चुके हैं। आहार संतुलित होना चाहिए। 1500 कैलोरीज काउंट करने के साथ साथ आपको आहार में फैट कम है, संतुलित आहार है, इस पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। कम फैट वाला खाना खाना है, जैसे आप तेल, घी, मक्खन, तली हुई चीज़ों का सेवन आप कम करें। पहले से बॉडी फैट के जमाव को घटाने के लिए और नए फैट के जमाव को रोकने के लिए 3 फैट बर्नर्स इसमें डाले गए हैं, जिस पर हम आपको पहले बात कर चुके हैं। मसल्स बचाने के लिए इसमें आइसोलेटेड सोया प्रोटीन डाला गया है। ये एक मील रिप्लेसमेंट है। मील रिप्लेसमेंट का मतलब है आपको खाने को रिप्लेस करना है, खाने की जगह लेना है। हम इसे डिनर की जगह लेने के लिए बोलते हैं, तो आपको इसे डिनर की जगह लेना है। लेना कैसे है? सुविधाजनक है, बनाने में बहुत आसान है, ज़्यादा कैलोरीज वाले स्नैक्स से आपको बचाता है। यहाँ आपने देखा होगा कि ये नियंत्रित कैलोरीज देता है। एक समय में ली गई कैलोरीज का सटीक आंकलन करने में मदद करता है। आप जब बहुत सी चीज़ें खाते हैं तो आपको पता नहीं लगता कि कितनी कैलोरीज जा रही हैं। इससे आपको सटीक तौर पे पता चलता है कि कितनी कैलोरीज जा रही हैं। आमतौर पर एक बार में 180 से 300 कैलोरी प्रदान करता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह का दूध इस्तेमाल कर रहे हैं। लो फैट है, हाई फैट है, आप उसके साथ कुछ और फ्रूट डालकर स्मूदी बना रहे हैं, आप वैसे ही ले रहे हैं, ये डिपेंड करता है। इसलिए ये करीब 200 से 300 कैलोरी के बीच में आपको ये एक ग्लास, एक सैशे से आपको मिलती है। डिनर के स्थान पर लेना है। 18 वर्ष से या उससे अधिक पुरुष और महिलाएं इसे ले सकते हैं, उससे कम के बच्चों को नहीं देना है। कौन लेगा? जिसको आप बॉडी स्कैनर की जांच करें और उनका फैट प्रतिशत 30% से ज़्यादा हो, आइडियली 25% से ज़्यादा हो, तो आप उन्हें न्यूट्रीचार्ज एसएनएफ रेकमेंड कर सकते हैं। कैसे लेना है? इस सैशे को काटना है। पूरी सामग्री को आप 1 ग्लास या तो लो फैट मिल्क में मिलाएं या आप 1 ग्लास पानी में मिलाएं। और मैं ये कहूँगी कि आप इसको आधे मिनट तक मिक्सर में मिलाएं, क्योंकि अच्छी तरह से मिल जाएगा तो ये बहुत टेस्टी लगता है। इसके अंदर गांठें नहीं बननी चाहिए और आप इसको आराम से डिनर की जगह पे इस स्वादिष्ट शेक को आप पी सकते हैं। कब तक लेना है? जब तक आप अपने टारगेट वेट पर ना पहुंच जाएं, तब तक आपको इसे लेना ही है। इसके साथ साथ ये बहुत ज़रूरी है, अभी थोड़ी देर पहले किसी ने सवाल पूछा था, अगर हम एक्सरसाइज नहीं करें तो क्या न्यूट्रीचार्ज एसएनएफ असर करेगा? अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे और आपके दिमाग में ये रहेगा कि आप न्यूट्रीचार्ज एसएनएफ ले रहे हैं, तो जाहिर तौर पर आप जो है खाने में भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ये 3 चीज़ों के साथ एक पैकेज है, इसी के साथ काम अच्छी तरह से करता है। पहला है न्यूट्रीचार्ज एसएनएफ का सेवन करना है आपको। दूसरा है आपको 1500 कैलोरीज जितना खाना खाना है, कम फैट वाला खाना खाना है। और तीसरा है आपको एक्सरसाइज और या फिर व्यायाम रोज करना ही है। 6000 कदम चलना है, 250 सीढ़ियाँ चढ़ना है। ये तो हम मेंटेन करने के लिए भी आपसे कहते हैं। आपने देखा होगा हम न्यूट्रीचार्ज पीवीएमएफ के सेशन में भी आपको यही बात बताते हैं। अगर आपको
वज़न कम करना है तो जितनी कैलोरीज़ आप खा रहे हैं उससे ज़्यादा जलानी पड़ेंगी और वो जल सिर्फ एक्सरसाइज से सकती हैं, तो आपको थोड़ी-सी एक्सरसाइज ज़्यादा करनी पड़ेगी वज़न कम करने के लिए। अब सवाल ये है कि जब इसे हम लेना बंद कर दें, आप अपने टारगेट वेट पर पहुँच गए, आपने इसे लेना बंद कर दिया, तब भी आप व्यायाम करते रहिए और सीमित कैलोरी का खाना खाते रहिए। आपने जैसे ही व्यायाम करना बंद किया और खाना-पीना शुरू किया, आप थोड़े दिन में वापस पहले की स्थिति में पहुँचने लग जाएँगे। तो आपको न्यूट्रीचार्ज एसएनएफ को लेना बंद करने के बाद भी आपको जो है व्यायाम करते रहना है और सीमित कैलोरी का खाना खाना है। हर 6 महीने में एक बार आप एक मेंटेनेंस डोज़ 1 महीने के लिए एक मेंटेनेंस डोज़ ले लीजिए तो बेहतर रहेगा। ये हम आपको सजेस्ट करते हैं। आहार में इन खाद्य पदार्थों से आपको बचना है। क्या-क्या? तेल से, नमक से, सफ़ेद चावल से, चीनी से और मैदा से। इन चीज़ों से आपको बचना है। यानी कि आपको फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, प्रोटीन युक्त खाना, दालें इन सब पर ज़्यादा ज़ोर रखना है। किसे नहीं देना है? छोटे बच्चों को नहीं देना है, प्रेग्नेंट महिलाओं को नहीं देना है, दूध पिलाने वाली माताओं को नहीं देना है, जिनको थायराइड है उनको भी नहीं देना है। ये है एक प्लान, सीमित कैलोरीज़ वाला डाइट प्लान है जिसको हमने यहाँ पर आपके लिए आपको दिखाया है और ये डाइट प्लान आपको जो है इसमें न्यूट्रीचार्ज ये जो हमने किताब ये है डाइट प्लान। ये जो किताब है रोग मुक्त जीवन के लिए वेलनेस न्यूट्रिशन, इस किताब का जो पार्ट बी है, छोटी वाली किताब जो है, उसमें ये डाइट प्लान दिया गया है। अगर आप मैं दिखा पाऊँ तो वज़न घटाने के लिए डाइट प्लान। आप इस डाइट प्लान को फॉलो कर सकते हैं। इस डाइट प्लान को आप चाहें तो इसका फ़ोटो खींच करके आप अपने कस्टमर्स को भेज सकते हैं, जिनको आप वज़न कम करवाने की सलाह दे रहे हैं, आप उन्हें ये डाइट प्लान भेज सकते हैं। आप देखेंगे इसमें जो है नाश्ते में हमने बहुत ज़्यादा फाइबर युक्त अनाज आपके लिए सजेस्ट किया है। बिना शक्कर की हमने आपके लिए ग्रीन टी सजेस्ट की है। इसी तरह से दोपहर के खाने में हमने दाल, पकी हुई सब्जियां, गाजर, शिमला मिर्च, टमाटर का सलाद ये सजेस्ट किया है। इसमें किसी में भी फ़ैट बहुत ज़्यादा फ़ैट नहीं है और गलत फ़ैट बिल्कुल भी नहीं है। फिर से शाम को हम आपको बिना शक्कर वाली ग्रीन टी की बात कर रहे हैं। स्नैक्स में हम आपसे कह रहे हैं कि आपको भाप में पका हुआ कॉर्न लेना है और साथ में डिनर में हम आपसे कह रहे हैं कि आपको 1 सैशे न्यूट्रीचार्ज एसएनएफ का आपको इस्तेमाल